एक नेता एक ही पेंशन वो भी लेगा और वो भी एनपीएस ही लेगा। फिर ड्यूटी से अलग लेकर के आए हैं। जो ड्यूटी पे चाहिए उनकी ड्यूटी वहाँ लगाई गई है। हम वो लोग नहीं हैं जो अपनी जिम्मेदारियों से भागते हों। हम वो लोग हैं जो देश के लिए जो जिम्मेदारियां हैं उनको भी ढंग से उठा रहे हैं और अपने कर्मचारी भाइयों के लिए आवाज़ भी ढंग से उठा रहे हैं। उम्मीद पे दुनिया कायम है। और लोग कहते हैं, सारे लोग कहते हैं कि मोदी जी बड़े बड़े फैसले लेने के लिए जाने जाते हैं, ऐतिहासिक फैसले, मतलब ऐसे फैसले कि जिसने किसी ने सोचा बड़ा सा बड़ा डिमोनेटाइजेशन, 2000 का नोट बंद कर दो, ले लिया तो ले लिया, फिर पीछे नहीं हटना है। तो रात को पेंशन लेके 8 बजे घोषणा करने को लागू किया जाए। हम तो यही चाहते, यही दुआ कर रहे हैं, यही मना रहे हैं, सारे लोग ये दुआ कर रहे हैं कि मोदी जी रात में आ जाएं 12 बजे, जैसे डिमोनेटाइजेशन किया था वैसे ही बोल दें कि आज ओपीएस बहाल की जाती है। हम तो यही चाह रहे हैं, सीधी सी हमारी तो डिमांड भी यही है और दुआ भी यही है। सर, बहुत लोग आपके धरना प्रदर्शन में आए, कई लोगों से जो है हम पार्लियामेंट मेंबर, विधायक, निगम पार्षद, जिनके भी इनके मतलब खैर विधायक तक ही पेंशन मिलती है, 4-4, 5-5 पेंशनें लेते हैं, कोई खिलाफ नहीं बोला। इनके लिए कब धरना प्रदर्शन करेंगे, भी इनकी भी पेंशन रोक की जाए? दरअसल क्या है कि ये जो आंदोलन है हम लोगों का, बड़ा आपसे बड़ा ईमानदारी से बताना चाहूँगा, जब आंदोलन हमने शुरू किया था तो हमने ये सोचा था कि हम अपनी पुरानी पेंशन बहाली के लिए कर रहे हैं। हमने किसी की बंद कराने के लिए नहीं किया आंदोलन। कभी ज़रूरत पड़ गई तो हम लोग पीछे थोड़ी हटेंगे। अगर फिर भी नहीं सुनेगी सरकार, मान लो 2024 में भी, सरकार तो 2024 में बननी है, जिसकी भी बने, प्रधानमंत्री कोई भी बने, लेकिन अगर फिर भी नहीं करेंगे तो फिर हम लोग एक कैंपेन चलाएंगे कि एक नेता एक ही पेंशन वो भी लेगा और वो भी एनपीएस ही लेगा। फिर तब उसे पता चलेगा कि एनपीएस का दुख और दर्द क्या होता है। लोग सारे सरकारी कर्मचारी हैं और इस समय रनिंग में जॉब कर रहे हैं, डर नहीं है कि इस तरह से सामने आके देश कैसे चलाओगे? हम सबको सस्पेंड कर दो, हम सबको जेल में बंद कर दो, देश कैसे चलाओगे देश? आप बता दो। अच्छा ब्यूरोक्रेट्स को जेल में डाल दो, सारे कर्मचारियों को जेल में डाल दो, ब्यूरोक्रेट्स करते रहे नौकरी, ठीक है ना? देश चल जाएगा? सच बताओ, आपके बच्चों को कौन पढ़ाएगा? ये कल को अस्पताल जाना बंद कर देने, इन्हें जेल भेज दो। आप ये बताओ, अस्पताल में जब मरीज पहुँचेगा उस मरीज की देखभाल कौन करेगा? आप बताओ। यही तो कर रहे हैं ना, ये अपना समय लेकर के आए हैं ना, अपना समय लेकर के आए हैं, ड्यूटी से अलग लेकर के आए हैं। जो ड्यूटी पे चाहिए उनकी ड्यूटी वहाँ लगाई गई है। हम वो लोग नहीं हैं जो अपनी जिम्मेदारियों से भागते हों। हम वो लोग हैं जो देश के लिए जो जिम्मेदारियां हैं उनको भी ढंग से उठा रहे हैं और अपने कर्मचारी भाइयों के लिए आवाज़ भी ढंग से उठा रहे हैं। सरकार ये कह रही है कि पेंशन तो किस्तों में आती थी, हम तो एक साथ भत्ता दे देंगे। हाँ, बहुत बढ़िया। 15 साल की नौकरी में जब कोई रिटायर होता है ना, जब उसके पास कॉर्पस नहीं होता, जब उसके बीवी बच्चे सड़क पे आ जाते हैं, कितने लोग एनपीएस में मर गए? सरकार बताए उनके परिवारों को फैमिली पेंशन मिली क्या? सरकार ये बताए कि बिहार से आकर के दिल्ली में नौकरी करता था, पंजाब से आकर के दिल्ली में नौकरी करता था, तेलंगाना से आकर के दिल्ली में नौकरी करता था, ऑटोनोमस बॉडीज़ में था। हमारे साथ इकबाल जी खड़े हैं, ऑटोनोमस बॉडीज़ के प्रोफेसर्स नौकरी करते थे, वो मर गए कोविड में, उनके परिवारों को फैमिली पेंशन नहीं मिली, ग्रेच्युटी नहीं मिली। आप बताओ उनके बच्चों का क्या? वो तो स्कूल में पढ़ रहे थे ना। कल वो 1 लाख रुपए सैलरी कमा रहे थे, मर जाने के बाद उनका परिवार सड़क पे आ गया। आप बताइए, जस्टिफाइड स्कीम है क्या? कई बार जो है सत्ताधारी के नेता जो है बोलते रहे कि हमारे पास पैसा नहीं है, फंडिंग नहीं है, अगर इनको हमने पेंशन दिया तो हमारा देश कंगाल हो जाएगा, श्रीलंका बन जाएगा। इस पर क्या करें? देखो, मैं आपको सीधी सी बात बताऊं, एक तरफ तो आप कसीदे करते हो कि हिंदुस्तान दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, एक तरफ आप कसीदे पढ़ते हो कि हम 20 करोड़ लोगों को हम खाना दे रहे हैं, एक तरफ आप कसीदे पढ़ते हो कि हमारी इकोनॉमी 0 से लेकर के 100 लेवल तक पहुंच गई, और फिर आप प्योर झूठ फैला रहे हो आप कि अगर इनको हमने पुरानी पेंशन दे दी तो देश श्रीलंका हो जाएगा। मैं आपको बता दूं कि ये केवल वोट बैंक की राजनीति है। हमारे देश में एक प्रचलन हो गया है कि जो लोग नौकरी कर रहे हैं ना, उनकी थोड़ी आर्थिक स्थिति ठीक हो गई, घर परिवार बन गए, बच्चे अच्छे स्कूलों में पढ़ने लग गए, तो उनको जनता से खिलाफ कर दो। उनको ये बता दो कि इनके तो घर बन गए और तुम्हारे पेट काट करके इनके घर बने। तो जब इनको कुछ नहीं मिलेगा, जब ये तकलीफ में होंगे, तो वो आदमी खुशियाँ मनाएगा। ये बंटवारे की राजनीति है।
बंटवारे की, वोट के बंटवारे की राजनीति है। सर, जब कोई सरकारी नौकरी में आगमन करता है, सरकारी नौकरी लेना चाहता है, वो कहता है कि चाहे चपरासी की नौकरी मिले, 3000 की नौकरी मिले, लेकिन हम ले लेंगे क्योंकि उसमें पेंशन। ये इसीलिए अब ये बताइए, पेंशन नहीं है, प्राइवेट और सरकारी में क्या फर्क रहता है? मैं बहुत बढ़िया क्वेश्चन आपने किया है। ये सरकारी अस्पताल के नर्सिंग ऑफिसर हैं। सरकार के किसी विभाग में किसी पद पर जब आप नौकरी करते हैं तो एक पे का स्ट्रक्चर होता है, बेसिक सैलरी, टीए, डीए, एचआरए और पे कमीशन समय समय पर मिलता है। इसका मतलब ये होता है कि महंगाई के हिसाब से जो प्राइस इंडेक्स है हमारा, उसके हिसाब से आदमी को जीने के लिए, खाने के लिए, पहनने के लिए, बच्चों को पढ़ाने लिखाने के लिए और बीमार हो जाए इलाज कराने के लिए उस हिसाब से सैलरी बनाई जाती है कि जो जिस लेवल का कर्मचारी है उसको उस हिसाब से सैलरी मिले। अब इनको ये नर्सिंग ऑफिसर हैं, इनको 4600 ग्रेड पे के हिसाब से इनको सैलरी मिलती है। वही नर्स एक मैक्स में काम करती है, समझ गए, तो उसको 20,000 मिलता है, और एक और छोटे अस्पताल में काम करती है उसको 5,000 मिलता है। आप ये बताओ, तीनों ही आदमी दिल्ली में रह रहे हैं, तीनों की लाइफ स्टाइल एक जैसी है, तीनों की ज़रूरतें एक जैसी हैं, तो उनको सैलरी एक जैसी क्यों नहीं? बताइए, क्या प्राइवेट सेक्टर ने कभी भी न्यायपूर्ण तरीके से सैलरी दी है लोगों को? क्या प्राइवेट सेक्टर, आप लोग खुद देखिए, अपने परिवारों में होंगे, आप लोगों के बच्चे कहीं प्राइवेट हो सकता है किसी स्कूल में पढ़ा रहे हों। क्या दिल्ली में दोनों तरीके के स्कूल हैं, एक सरकारी स्कूल है, एक प्राइवेट स्कूल है, दोनों टीचर मेहनत से बच्चों को पढ़ाते हैं, लेकिन क्या दोनों के लिए जीने के लिए, खाने के लिए, कपड़ों के लिए, इलाज के लिए बराबर वेतन मिलता है? क्यों नहीं देते प्राइवेट इंस्टीट्यूट? इसीलिए सरकारी इंस्टीट्यूट बने। आप लोगों ने इतना बड़ा धरना प्रदर्शन करा, सैकड़ों की तादाद में लोग गाए, आप लोगों की बात भी सुनी, आपने मेमोरेंडम भी सरकार को दिया अपनी जो मांगे होगी। अगर सरकार नहीं मानती है तो आगे का रूपरेखा धरने का क्या होगा? हमारे देश की सरकारों का एक चलन हो गया है, वो कछुआ चाल से चलती हैं। जब कर्मचारियों का मुद्दा आता है तो कछुआ चाल से चलती है। 18 साल हो गया, हम लोग कछुआ चाल नहीं चल सकते। हम लोग देश के विकास में सहायता देते हैं, हम लोग स्पीड ज़्यादा रखते हैं। हमने अल्टीमेटम दिया है कि अगर सरकार, नई सरकार बनने से पहले अगर हम लोगों का हक, जो गारंटीड पेंशन व्यवस्था है, वो नहीं मिला तो डेफिनेटली वो एक तरफ उधर सरकार शपथ ग्रहण कर रही होगी और एक तरफ हम लोग संसद का घेराव कर रहे होंगे। ये खुला बिल्कुल यहाँ से आपके मंच से सरकार को संदेश है। साहब, आखिरी सवाल, वोट का चोट भी होगा क्या 2024 में? देखिए, वोट का चोट पे मैं नहीं बोलूँगा, क्योंकि हम बेसिकली हम लोग ज़्यादातर सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं। आज तेलंगाना में है तो कल तमिलनाडु पहुँच जाते हैं, कल तमिलनाडु में है तो हो सकता है परसों जम्मू कश्मीर पहुँच जाएँ। तो वोट की चोट नहीं के हम इसको बोलेंगे, क्योंकि लोकसभा का जो चुनाव होता है वो पूरे देश के लिए होता है। हम बार बार कहते हैं उसको हमने जनता पे छोड़ा हुआ है। जनता सर्टिफिकेट देगी उनको, हर 5 साल पे देती है जनता। हमको क्या दिक्कत है? हमारा सर्टिफिकेट तो 30-35 साल बाद बनता है, एक बार आ गए तो 35 साल बाद जाना है। तो उनका सर्टिफिकेट जनता बनाएगी और जनता में हम जरूर मैसेज कन्वे करेंगे कि कौन सी सरकार बढ़िया है, कौन सी नहीं। ये देखो बड़ी बिल्कुल सीधी सी बात है। हम जनता से कहेंगे कि कौन सी सरकार जनता के मुद्दों पे काम कर रही है, हम उन तक ये खबर पहुंचाएंगे। ठीक है डॉक्टर साहब, थैंक यू।